नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड थर्ड जो 25 फरवरी 2023 को हुई लेवल 2 साइंस मैथ की। इसमें मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के जो प्रश्न पूछे गए उनको लेकर के हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के। इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दो उत्तर रखते हैं, जिनका डिलीट होने का भी निश्चित रूप से संदेह रहेगा। फिर भी क्या आंसर की हो सकती है, एक बार इसको आप देखिए। सबसे पहले हम पार्ट 1 में बात कर रहे हैं दोस्तों, जहां शिक्षा मनोविज्ञान के जो 10 प्रश्न पूछे गए उनको लेकर के। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न था शिक्षा मनोविज्ञान का, क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है। क्रिया प्रसूत जो व्यवहार है वो मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है। अधिगम सामग्री, शिक्षक, वातावरण और पुनर्बलन। तो यहाँ पर दरअसल क्रिया प्रसूत सिद्धांत में उत्सर्जित अनुक्रिया को अपनाया गया है। और उत्सर्जित अनुक्रिया जो होती है वो होती है जिसमें पहले से उद्दीपक सामने नहीं होता, क्रिया करने के बाद में उद्दीपक जो है दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर RS व्यवहार को बताया गया है। पहले अनुक्रिया हो रही है, उसके बाद में स्टिमुलस नज़र आ रहा है। तो जब अनुक्रिया के बाद में स्टिमुलस नज़र आएगा तो निश्चित रूप से स्टिमुलस वहाँ पुनर्बलन के रूप में होगा, और वो पुनर्बलन मिलेगा तभी जाकर के प्राणी दोबारा से उस क्रिया को दोहराएगा। अगर पुनर्बलन नहीं मिलता तो इस क्रिया को नहीं दोहराएगा। तो यहाँ फर्स्ट में राइट आंसर हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया था, सभी मानवों में खालिस्तान गुणसूत्र होते हैं। तो देखो, एक मानव कोशिका जो होती है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उसके लिए है 46, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। और एक बालक का जब जन्म होता है तब 23 माता से और 23 पिता से गुणसूत्रों का आगमन होता है। ऐसे कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्रों की कोशिका जाइगोट के नाम से बनती है, और उसके बाद में जो है जीवन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रहे कि 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये प्रश्न था सुमेलित करने वाला। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। इसमें है कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ संप्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं, और इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो पहला है बट व वर्णन। तो बट व वर्णन से संबंधित जो सिद्धांत है वो है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसका मतलब ए के साथ में सेकंड वाला आएगा। स्पीयरमैन का सिद्धांत है सामान्य और विशेष कारक सिद्धांत, यानी बी के साथ में फर्स्ट वाला आएगा। और गार्डनर का सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी सी के साथ में फोर्थ वाला आएगा। और स्टर्नबर्ग का बुद्धि की ट्रायर्किक सिद्धांत, तो डी के साथ में थर्ड वाला आएगा। तो 2, 1, 4, 3 जिसमें मैच कर रहा है वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है दोस्तों उसमें ये मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक का विकास प्रभावित होता है केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से, केवल संस्कृति से, आनुवंशिकता और वातावरण से। तो देखो, बालक का जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। जैसे कि वुडवर्थ नामक विद्वान ने इस संदर्भ में लिखा है, और वुडवर्थ ने लिखा है दोस्तों कि विकास जो होता है वो होता है वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल। वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही इसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने का सूत्र है मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु भाग शैक्षिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु भाग दैहिक आयु भाग मानसिक आयु इंटू 100, दैहिक शैक्षिक आयु भाग दैहिक आयु इंटू 100। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों शैक्षिक आयु भाग दैहिक आयु इंटू 100। इसके माध्यम से हम शैक्षिक उपलब्धि जो बालक की होती है उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। मानसिक आयु नामक शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अल्फ्रेड बिने ने 1908 में जो है
पहली बार इस शब्द को दिया था। बाद में यह शब्द बुद्धि मापन के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ और वर्तमान समय में भी बुद्धि मापन का जो सूत्र है वो इसी शब्द पर निर्भर है या आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो देखो, धारा प्रवाहिता सृजनात्मकता वाले बालकों में पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है, मौलिकता उनमें पाई जाती है, स्मृतिकरण ये जो है स्पेशली सृजनात्मकता का लक्षण या तत्व नहीं है। यानी स्मृतिकरण जो है वो तत्व नहीं है जिस तत्व के आधार पर हम बालक को सृजनात्मक बालक कह सकें। सृजनात्मक बालक कहने के लिए धारा प्रवाहिता, लचीलापन और मौलिकता जो है जरूरी तत्व हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है। थॉर्नडाइक के 2 तरह के नियम हैं, प्राथमिक नियम और गौण नियम। प्राथमिक जिसको मुख्य नियम भी कहते हैं, इसमें 3 नियम थे, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। तो इसमें से कहा गया सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है। तो प्रयास एवं त्रुटि का मतलब बार बार अभ्यास करना। जितना प्राणी प्रयास कर रहा है इसका मतलब वो उसके लिए अभ्यास कर रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। यानी अभ्यास के द्वारा वो सीख रहा, अभ्यास करेगा तो अभ्यास इसलिए करेगा जब जब त्रुटि होगी उसको सुधार के लिए वो प्रयास करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दमन और प्रक्षेपण। तो देखो यहाँ पर प्रतिगमन, दमन और प्रक्षेपण ये तो अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। केवल लक्ष्य प्रतिस्थापन यानी जब व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को लेकर सोचता है और फिर बड़े लक्ष्य में सफल नहीं होता तो उसी प्रकार का छोटा लक्ष्य अपना लेता है, तो वो होता है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन क्या है, ये प्रत्यक्ष तरीका है। बाकी 3 जो दिए हुए हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह है उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण। तो देखो यहाँ पर क्या है, पूर्व ज्ञान जब नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा को उत्पन्न करे या उससे कोई गड़बड़ी होने की संभावना हो तो वो नकारात्मक अधिगम अंतरण होता। तो यहाँ पर हाउस का हाउसेस करने की वजह से यहाँ बालक ने माउस का माउसेस कर दिया। इसका मतलब पूर्व ज्ञान की वजह से बालक में ये गलती हुई, तो इसका अर्थ हुआ ये नकारात्मक अधिगम अंतरण है। यानी यहाँ जो प्रभाव देखने को मिल रहा वो नकारात्मक अधिगम अंतरण का है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये 10 प्रश्न थे जो मनोविज्ञान के थे। अब पार्ट 2 में हम देखते हैं अगले 10 प्रश्नों को जो मेथड से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जिसमें कुछ साइंस के और कुछ मैथ्स के मेथड आपके पूछे गए हैं। दोस्तों मनोविज्ञान में कोई प्रश्न डाउटफुल नहीं है, लेकिन मेथड्स में आपके कुछ प्रश्न हैं जो डाउटफुल हैं। पहला प्रश्न है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता। कौन सी ऐसी समस्या है जिसमें भारतीय शिक्षकों को सामना नहीं करना पड़ता। तो देखो, पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, इसकी तो सामना करने की निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पारंपरिक पाठ्यक्रम बना हुआ है और पारंपरिक विधियाँ हैं जो कई बार समस्या पैदा करती है शिक्षक के सामने, तो उनका सामना करना पड़ता है। प्रतिपुष्टि तंत्र की भी हमारे यहाँ पर कमी है, तो प्रतिपुष्टि तंत्र जो है ये भी निश्चित रूप से ऐसा है कि जिसके लिए भी भारतीय शिक्षकों को सामना समस्या का करना पड़ता है। इसके बाद में भौतिक संस्था की कमज़ोर वित्तीय स्थिति। कमज़ोर वित्तीय स्थिति जैसा कुछ मुद्दा है नहीं। भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। तो भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होने से भौतिक संसाधनों की उपलब्धता या विकास समय पर नहीं हो पाता, तो इसका भी कई बार सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए प्रयोगशाला के अंदर उपकरण नहीं है या प्रयोगशाला की व्यवस्था ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक मेरा मानना दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा। संस्था की कमज़ोर वित्तीय स्थिति जो है, उस कमज़ोर वित्तीय स्थिति का उनको सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वित्तीय स्थितियाँ लगभग विद्यालयों की ठीक होती है और वहाँ ऐसा कोई होता भी नहीं है। सरकार की तरफ से सब बिल्डिंग्स बने होते हैं, सारी वस्तुएं, सारी बालकों के लिए सामग्री वगैरह सब समय पर उपलब्ध रहती है,
तो यहाँ पर सी जो है नहीं करना पड़ता है, ये पूछ रहा है, इसलिए सी मेरे हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण, गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। पीपीटी के प्रयोग का क्या लाभ होगा? क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना, वास्तविक और धारणा के बीच में अंतर बनाना, बड़ा अंतर बनाना, संचार व प्रभावी तरीके की सुविधा देना, अपना खुद का डिज़ाइन बनाना या मौजूदा उपयोग करना। तो देखो वैसे तो ये सारे ही सकारात्मक विचार लगते हैं, लेकिन सबसे सही इसमें होगा क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। यानी पीपीटी बनाने का फ़ायदा ये हो जाएगा, क्रमबद्ध तरीके से बालकों को जानकारी दी जा सकती है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। ये किस उपागम का सिद्धांत है? संज्ञानात्मक संरचना में शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। ये किस उपागम का सिद्धांत है? व्यवहारवादी, वस्तुनिष्ठवादी, संज्ञानात्मक और संरचनावादी। तो देखो यहाँ पर एक बात, ये दोनों व्यवहारवादी और वस्तुनिष्ठवादी इसमें नहीं होंगे, पर संज्ञानात्मक जो है वो और रचनावादी जो है ये दोनों ही एक ही प्रकार की विचारधारा हैं, क्योंकि संज्ञानात्मक से जुड़े हुए यानी कॉग्निटिव विकास से जुड़े हुए ब्रूनर है उनका, और इसके अलावा वाइगोस्की का संबंध रचनावादी से है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सी और डी दोनों विकल्प इसमें हो सकते हैं। देखा जाए तो डी इसमें ज़्यादा सही है, लेकिन अब प्रश्न पत्र बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि संज्ञानात्मक के हिसाब से उन्होंने लिखा है या रचनावादी के हिसाब से। तो यहाँ डी माना जा सकता है, या ये प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, डिलीट होने की भी संभावना यहाँ पर नज़र आती है। तो दोनों स्थितियाँ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रहे आपको कि ये प्रश्न या तो डिलीट हो सकता है या फिर ये जो है माना जाता है तो इसमें डी माना जा सकता है, बाकी सी भी इसका आंसर हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं कुछ प्रश्न इसमें। इसके बाद में मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में खालिस्तान कारक सीखने में बाधा डालते हैं। परासंज्ञानात्मक कारक, क्रियात्मक कारक, सामाजिक कारक, संज्ञानात्मक कारक। मामूली से मध्यम विकलांगता वाले जो बालक होते हैं उनमें कौन से कारक बाधा डालते हैं? तो देखो यहाँ पर परासंज्ञानात्मक कारक तो खैर नहीं होगा, पर क्रियात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, इन तीनों ही कारकों का यहाँ पर व्यवहार देखने को मिलता है। जहाँ तक मेरा मानना है ये प्रश्न जो है या तो लिखने में मिस्टेक है, बाधा नहीं डालते, अगर ये होता तो हमारा पहला आंसर हो जाता। बाधा नहीं डालते ये होता तो पहला आंसर हो जाता, लेकिन नहीं शब्द इसमें लिखा हुआ है नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर देखो क्रियात्मक यानी क्रियात्मक व्यवहार करने की स्थिति, काम करने की स्थिति पर भी प्रभाव तो पड़ेगा। आप समझ सकते हैं अगर थोड़ी सी विकलांगता है, हल्की सी भी विकलांगता है, तो निश्चित रूप से क्रियात्मक जो कारक है वो उसको प्रभावित करेगा, सामाजिक कारक भी उसको प्रभावित करेगा और संज्ञानात्मक कारक भी प्रभावित करेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, देखो इसके अंदर राइट आंसर क्या बोर्ड मानता है, इन तीनों में से कोई एक मान सकता है, बाकी ज़्यादातर संभावना इस प्रश्न की भी डिलीट होने की है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये एकदम सही आंसर देने की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट है गणितीय पत्रिका। गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन है, गणित के सवालों का एक संग्रह है, प्रमेय प्रमाणित करने के संदर्भ, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। तो देखो यहाँ का ज़्यादा एकदम सही आंसर जिसको हम मान सकते हैं वो होगा गणित के शिक्षकों के लिए प्रकाशन है। गणित की कोई पत्रिका आ रही है, इसका मतलब टीचर्स के लिए विशेष प्रकाशन है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता। भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार से परीक्षण का उपयोग किया जाता है? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और मौखिक। तो देखो यहाँ पर अभिव्यक्ति कौशल की बात की जाए तो निबंधात्मक का हम उपयोग करते हैं फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद में लघुत्तरात्मक का होता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्या होगा? निबंधात्मक, जिसमें पूर्ण रूप से बालक अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है।
निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण किस रूप में अपनाया जाना चाहिए? कक्षा शिक्षण के रूप में भी हो सकता है, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण भी हो सकता है, अनौपचारिक नहीं हो सकता और स्व अनुदेशनात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ए और बी दोनों हो सकते हैं। इसमें भी जो है बी ज़्यादा सही है, ए भी इसमें माना जा सकता है। तो ज़्यादा सही तो वैसे बी होगा, पर ए भी इसमें माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में जहाँ तक मेरा मानना ये प्रश्न भी संशय वाला है, डिलीट होने योग्य है। विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? निर्माण का सिद्धांत, उपयोग प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत इसमें सबसे सही होगा। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करती है। ये रचनावाद है। देखो, रचनावाद में सामाजिक रचनावाद, मौलिक रचनावाद, सांस्कृतिक रचनावाद, संज्ञानात्मक, तो ये होगा मौलिक रचनावाद। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के लिए अपने जब विचार देता, खुद के अपने विचार, तो यहाँ पर खुद के विचारों की बात है। अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना के लिए अलग अलग विचार दे रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं। इसका मतलब मौलिकता है उनमें, खुद का अपना विचार होता है, वो मौलिक विचार होता है। हमेशा ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर मौलिक रचनावाद की बात हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है तो समय की बचत, ये तो गुण नहीं है, इसमें समय की बचत नहीं होती है। शिक्षार्थी केंद्रित होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है और वैज्ञानिक प्रशिक्षण में जुड़ी हुई है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण, तो ए हो जाएगा इसका। तो सीधा सीधा समय की बचत इसमें नहीं होती है, इसलिए इसका दोष है, बाकी इसके गुण हैं। तो दोस्तों, ये थे 20 प्रश्न विज्ञान में जो पूछे गए 3rd ग्रेड लेवल 2 साइंस मैथ में। इनमें कुछ प्रश्न डिलीट योग्य हैं, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता कि बोर्ड क्या मानता है। जहाँ तक मुझे समझ में आया वहाँ तक मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। फिर भी अंतिम रूप से बोर्ड की आंसर की को ही आपको जो है फॉलो करना है। बाकी 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट होने की ज़्यादा संभावना रखते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। धन्यवाद।